टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी हुई पूरी। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्करों और फ्रंटलाइन वर्करों समेत 4 करोड़ 85 लाख लोगों को लगाया जाएगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में ले जाने के लिए स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर सेना के जवानों को सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हर शंका का किया जाएगा समाधान। किसानों का हित सरकार के लिए है सर्वोपरि। विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। और गोरखपुर में रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्रशिक्षुओं का 49वां दीक्षांत परेड समारोह हुआ संपन्न। 350 महिला प्रशिक्षुओं के पद पर गोपनीयता की ली गई शपथ। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण की रणनीति के मुताबिक पहले चरण में 7,65,000 हेल्थ केयर वर्करों तथा 22,30,000 फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची के माध्यम से आयु के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार कर टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने रणनीति तैयार की है। प्रदेश में हेल्थ वर्करों को भी कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लखनऊ शहर में सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार को 2 दिन कोरोना टीका लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर के मुताबिक नियमित टीकाकरण में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से प्रत्येक टीम में करीब 10 एनएम को शामिल किया जाएगा और इसी तरह 50 टीमें टीकाकरण के लिए तैयार होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद थे। इस मौके पर फ्लाई पास का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली अमर जवान ज्योति से 4 विजय मशालों को प्रज्वलित किया गया, जिसे सेना के जवानों को सौंपा गया। देश के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक इन 4 मशालों को देश के हर कोनों में ले जाया जाएगा। इसके पश्चात ये मशालें वापस दिल्ली लौटेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश भर में मनाए जाने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष के पहचान चिन्ह का अनावरण किया। इसी के साथ पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने विजय दिवस पर ट्वीट कर कहा, विजय दिवस पर आइए हम अपने सैनिकों की वीरता को याद करें, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। 1971 की लड़ाई में उनकी शहादत ने हमारी सेना के लिए अद्वितीय धैर्य और कौशल दिखाया था। राष्ट्र सदैव के लिए उनका ऋणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर से देश भर के किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार किसानों की हर समस्या के लिए समाधान के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने किसान हितों को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं, वो दल अपनी सरकार के समय इन तमाम प्रावधानों के पक्ष में थे। पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर आरोप लगाया कि जब वो लोग सुधारवादी फैसले नहीं ले सके, तो आज इन फैसलों पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से
हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर से देश भर के किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने किसान हितों को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं, वो दल अपनी सरकार के समय इन तमाम प्रावधानों के पक्ष में थे। पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर आरोप लगाया कि जब वो लोग सुधारवादी फैसले नहीं ले सके, तो आज इन फैसलों पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की नीति और नीयत दोनों ही ईमानदार है और उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने से लेकर उनको अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान उनकी बात समझेंगे और आगे भी आशीर्वाद देते रहेंगे। सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। जहां एक और सरकार की ओर से लगातार किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मंगलवार को भी किसान संगठनों का कृषि मंत्री से मिलने का सिलसिला जारी रहा। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर के साथ कई किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया और किसानों के बीच भ्रम फैलाए जाने की बात भी कही। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। जब हमें बुलाया सुनने के लिए, हमने बातें रखी अपनी, तो मंत्री जी का एकदम बहुत बढ़िया निर्णय रहा कि हम इन पर विचार करेंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। सब जगह हम अपने जितने भी जिलों में हमारा आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश के जिलों में, उत्तराखंड में, या तो उन जगह अभी हम रोकेंगे। तो हमने अपने संगठन की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारा संगठन जो अच्छी चीजें हैं बिल में, उनका प्रचार प्रसार भी करेगा, सरकार के समर्थन में करेगा। इससे पहले भी सोमवार को देश के कई राज्यों के 18 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी, तो रविवार को उत्तराखंड के किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। सभी ने नए प्रावधानों का समर्थन किया था और नए कानूनों को किसान के हित में बताया था। इस बीच सरकार की ओर से भी तमाम मंत्रियों ने भी एक बार फिर से विपक्षी दलों पर निशाना साधा और बिना आधार के किसानों के नाम पर विरोध करने की बात कही है। कई प्रकार से किसानों से वार्ता हुई है, लेकिन किसान के हित में जो बातें हैं उसको ओझल करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस के नेता लोग करने का काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसलिए किसानों के हित में उठाया गया कदम है। नियत और पूरी तरह से इनकी जो है वो नियत में खो है और ये चाहते ही नहीं कि किसानों का कोई मुद्दा उसका समाधान हो, क्योंकि किसानों के जो न सशक्तिकरण के साथी हैं ये और न सफलता के साथी हैं। जब इनके ऊपर बहस करने का समय था पार्लियामेंट के अंदर, तब तो श्रीमती सोनिया गांधी जी भी और राहुल गांधी जी भी वो अमेरिका चले गए, लेकिन जैसे ही कानून पास हुए अगले दिन आ गए और पंजाब में जाके राहुल जी ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए, किसानों को भड़काना शुरू किया। जहां पंजाब और आसपास के कुछ किसान संगठन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं देश भर से दर्जनों किसान संगठनों ने आगे आकर नए प्रावधानों का समर्थन किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के बिग पिक्चर समिट को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। In this pandemic situation where there are many restrictions for gathering, but still
I am finding now, day in and day out, that now programs are attended by more people through virtual video conferencing, and they join in a large number. There is programs are crispy and in a way more tasty. What is more important is that we are a country where the growth of communication technologies is phenomenal. We have now 1.2 billion mobile phones in the country. सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने दुनिया में भारतीय मीडिया की दक्षता को रेखांकित करते हुए कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े अवसरों पर जोर दिया गया। Media and entertainment has tremendous soft power to project India. In the 75th year of independence, starting from say 2022, if we can use our platform of CII to project India's soft power through media and entertainment, about education technologies, about gaming, that would be another sector which is a growing sector, and all of us can work together. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका की सराहना की। I'm going to highlight a different aspect of the TRPs, and this is where the ratings that Doordarshan achieved through the airing of Ramayana and Mahabharat during the lockdown weeks, which a national record, but also went on to underline that there is still an audience for wholesome family content, and the public channels continue to be the channels that bring families together. The period also saw a very interesting aspect of what is unique about public broadcasting in India. When schools were closed, universities shut, the channels of Doordarshan and the stations of All India Radio started carrying educational classes across states. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सामाजिक शोध की बहुत आवश्यकता है। राज्यपाल ने मंगलवार को राजभवन में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था तथा प्रयागराज मेला प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित कुंभ अध्ययन केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अभी तक देश में कोई शोध केंद्र नहीं था। अब ये केंद्र कुंभ मेले से संबंधित शोध, अभिलेखीकरण एवं ज्ञान विमर्श पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र के लिए बेहतर संयोजन साबित होगा। साथ ही इसे देश और विदेश से आने वाले पर्यटक प्रयागराज के संस्कृत स्वरूप को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा। अगले साल जनवरी में सत्र की बैठक आयोजित करना उपयुक्त होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सर्दियों का महीना कोरोना के प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम है। जोशी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क स्थापित किया है और कोरोना महामारी पर चिंता जताते हुए संसद के शीतकालीन सत्र से बचने की सलाह दी है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।
अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। डीडी न्यूज यूपी पर 15 दिसंबर से नए परिवर्तन और नए समय के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रातः 8 बजे से 8:30 तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक, 3 बजे से 3:30 तक प्रसारित किए जाएंगे। पाँच बजे से 5:30 तक। छह 6:30 से 7 बजे तक चर्चा में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 तक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव की दर्शक अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर दे सकते हैं। संभल में आज सवेरे घने कोहरे में सवारियों से भरी रोडवेज बस और गैस से भरे कैंटर में आमने सामने की हुई टक्कर में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घायल लोगों को वाहनों से बाहर निकाला। यह घटना संभल के घनारी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर घटी। पुलिस ने बताया कि सवारियों से भरी एक रोडवेज बस आगरा की ओर जा रही थी। इसी बीच घने कोहरे के चलते गैस से भरे कैंटर और रोडवेज बस में टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस की एक साइड के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर भेजे अपने संदेश में संभल में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। सुबह की घटना है जिसमें कोहरे की वजह से एक टैंकर और एक रोडवेज बस, इन दोनों में आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अभी तक हम लोगों का राहत कार्य जो चल रहा है उसमें करीब 7 लोगों की मृत्यु की आशंका लग रही है और इसके साथ में 25 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। राहत कार्य लगातार चल रहा है। चूँकि ये गैस का टैंकर है इसलिए आसपास से भीड़ को हटाया गया है और इसमें मैं और डीएम साहब हम लोग मौके पर हैं और इसके साथ में ये अभी कुछ लोग हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकाले जाने का कार्य चल रहा है। अक्सर वाहनों के पीछे लिखा रहता है कि धीरे चले सुरक्षित घर पहुंचे। वाहन चलाते समय आपकी सतर्कता ही जीवन का सुरक्षा कवच है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक सीधे मार्गों पर रफ्तार भरी मनमानी इंसानी जीवन पर भारी पड़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक हादसे और मृत्यु सीधे मार्गों पर हो रहे हैं। लंबा और सीधा मार्ग, सड़क पर बने मोड़, कट, गड्ढे, पुल और पुलियों पर होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में करीब 42,572 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 22,665 लोगों की जान गई। वहीं सीधे मार्गों पर 15,336 हादसों में 8,662 लोगों की मृत्यु हुई। परिवहन आयुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वाहन चलाने वालों को यातायात संकेतकों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। ठंड में कोहरे के मौसम में गाड़ी की गति धीमी रखनी चाहिए और संकेतकों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और नियंत्रित गति में वाहन चलाना चाहिए। वहीं जिन मार्गों पर निर्माण कार्य चल रहा हो वहां अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
प्रदेश सरकार द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को आजमगढ़ के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रदेश में इस तरह का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा है कि नवनियुक्त शिक्षक विभाग की सभी योजनाओं को समझें और इसके लिए डाइट के द्वारा तैयार मॉड्यूल के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षकों को मिशन प्रेरणा, लक्ष्य और प्रेरणा सूची तालिका के बारे में बताया जा रहा है। शिक्षकों को 3 मॉड्यूल दिए गए हैं जिससे वे बेहतर शिक्षण कार्य कर सके। डाइट के प्राचार्य अमरनाथ राय ने बताया कि इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में भौतिक संसाधनों के साथ सरकारी संसाधनों से अवगत कराना है, जिससे वे विद्यालय प्रारंभ होने से पहले पूरी तरह से तैयार हो सके। आजमगढ़ में 1444 नवनियुक्त शिक्षकों में से अभी तक 500 शिक्षकों की प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त शिक्षक अंकित पांडे ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शिक्षा ऐप के बारे में भी बताया गया, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण ढंग से पढ़ाई करा सकें। जो यहाँ नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको जो हमारी योजनाएं हैं जैसे मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, उन संदर्भों में उन्हें किया जा रहा है कि वो आते ही वो शिक्षक जाने कि हमें स्कूलों में क्या करना है और हमारे स्कूलों को कौन सी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और कितने में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे लर्निंग आउटकम के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है उसको पूरा सीखें। और ये 6वां बैच चल रहा है, 500 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। प्रशिक्षण दिया गया है, अभी थोड़ा प्रशिक्षण बाकी भी डाइट प्रचार सर ने हम लोगों को अभी ब्रीफ किया है, सारी चीज़ें बताई है। उसमें सर ने बताया कि कई सारे आप लोगों को ऐप है, जैसे दीक्षा ऐप है, प्रेरणा ऐप है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को डाउनलोड करके बेहतर से बेहतर पढ़ाई करानी है। और ये हम चाहेंगे, हमारा पूरा शिक्षा विभाग चाहता है 20% का, कि हम लोगों को हमेशा कुछ नई नई चीज़ें जो बाहर से आती हैं, सरकार की तरफ से आती मिलती रहेंगी, हम लोग उस पर बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। सरकार की और विभाग की मंशा है कि जो नवनियुक्त टीचर्स हैं वो विभाग की योजनाओं को समझें और योजनाओं को समझाने के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम तैयार किया गया है। डाइट के माध्यम से उनको बैच वार प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में बताया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के बारे में उसको जानकारी दी जा रही है, विभागीय जो कार्य हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। और उसके अतिरिक्त मिशन प्रेरणा जो अभियान चल रहा है, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है, 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, उनको पढ़ने के लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि मॉड्यूल पढ़ें। इसके अलावा शिक्षक डायरी दी गई है। गोरखपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्रशिक्षुओं का 49वां दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और पूर्वोत्तर रेलवे के आईजी अतुल कुमार श्रीवास्तव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी समारोह में उपस्थित रहे। समारोह में 350 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने मनमोहक परेड कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल देश का सर्वोत्तम बल है और आज से आप लोग सुरक्षा के साथ साथ सामाजिकता का भी दायित्व निभाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में तैनात हो जाएंगे। महिला प्रशिक्षु आरक्षियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित भी किया गया। ये 350 प्रशिक्षु आए थे महिला कांस्टेबल, उनका पासिंग आउट परेड था। उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, अब वो वापस जा करके एक्चुअल वर्क करने के लिए डिफरेंट रेलवेज में रिपोर्ट करेंगे। 8.5 महीने का प्रशिक्षण है और इन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अनआर्म्ड कॉम्बैट कराते हैं, आर्म चलाने के लिए भी बताया जाता है। जो रेलवे में डे टू डे ज़रूरतें पड़ती हैं, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे करना है, ये पूरे बिल्कुल फुल्ली ट्रेंड है। इनको अभी बाद में ये भी बताया गया कि 1 महीने की इनको कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली आर्थिक मदद से चित्रकूट जिले के कच्चे घरों में रहने वाले गरीबों के स्वयं के पक्के मकानों में रहने का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता से उनके कच्चे आवास पक्के बन गए हैं। उन्होंने बताया कि अब बारिश में उनका सामान खराब नहीं होगा, कड़कड़ाती ठंड और गर्मी में भी राहत मिलेगी। परियोजना अधिकारी अनय कुमार मिश्र ने बताया कि जिले में पिछले वित्त वर्ष में 3810 का लक्ष्य था, जिसमें 3801 पात्र पाए गए थे।
जिसमें 3,731 आवास लाभार्थियों द्वारा बनवा लिए गए हैं। शेष निर्माणाधीन है। वित्त वर्ष 2020-21 में 5,111 ग्रामीण आवास का लक्ष्य है। इसमें लाभार्थी को 3 किश्तों में कुल 1,20,000 रुपए खाते में दिए जाते हैं। साथ ही मनरेगा से लाभार्थी को 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। कच्चे मकान में पानी बरसात में ठंडी है, ठंडी की वजह से अब यहाँ वहाँ बरसात में है चूता सगला पानी डालते हैं। यहाँ का मूंदी तो पी कौन तहाँ से तो बसा तो करे खाए बानी मजूरी कैसे आइए खाए पी के ताकि कल जो आराम से बैठ पा रही है। इसको तो बहुत लाभ मिला हमको, इसलिए कि हमारा बनवाया न होता, सरकार की तरफ से बन गया। गरीबी भी कुछ राहत मिली हमको और अच्छी तरह से रह भी रहे हैं। इसमें कोई तरह के लड़के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पाल रहे हैं इसी तरह से, नहीं टूट फाट जाते थे, इधर भागते हैं। बहुत परेशानी, कभी खपड़ा टूटते हैं, कभी लकड़ी टूटती है, कभी पानी बरसात में है, ठंड आती हवा, बहुत आराम बहुत मिल रहा है। काम हमें हो गया है, सरकार ने बढ़िया सहारा किया है। ये कॉलोनी मिली है, हमारे नाम आई है। वो हर साल गिर जाते हैं, उसको बनाते हैं, छाते हैं, वो गिर जाते हैं, पानी बरसा पत्थर गिरता है, वो खपड़ा कुल फूट जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में रहते हैं, ये दिक्कत थी। तो पक्का मकान बन जाने से अच्छे से लड़का बच्चा रहे तो मांगे प्रधान से कि हमको कॉलोनी चाहिए। जब कहे वोट दियो, जब तुम्हें मिलेगी कॉलोनी मिलेगी, जब हमको कॉलोनी दिया, कच्चे मकान वाली परेशानी दूर हो गई। जब से कॉलोनी मिली तब से का कहती सफाई रहती है, या नहीं तो खपरा मंगाओ, लकड़ी मंगाओ या चीज मंगाओ, छवैयन का ढूंढो। जब से पक्का मकान बन गया है तब से हमें कुछ ठीक है। बरेली स्थित केंद्रीय कारागार में इन दिनों सजाए याफ्ता बंदियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय कारागार बरेली के वरिष्ठ कारागार अधीक्षक RN पांडे ने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर RK सिंह के साथ मिलकर बंदियों को प्रशिक्षण दिलाया। परिणाम स्वरूप जेल की बैरकों में अब ऑस्टर मशरूम और बटन मशरूम की फसल तैयार हो रही है। जेल प्रशासन मशरूम को खुले बाजारों में बेचने के लिए भी पूरी तैयारी कर चुका है। कृषि विज्ञान केंद्र बरेली के विषय विशेषज्ञ रणजीत सिंह ने बताया कि आज यहां पर मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार की जा रही है, जो 28 दिन में मशरूम उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद जेल की खाली पड़ी बैरकों में बटन मशरूम की खेती की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से हमारा दूसरा जो प्लान है ओएस्टर मशरूम की खेती का, वो लगाया जा चुका है, जिसमें भी 30-40 बंदी हमारे इंगेज हो गए। उसका प्रोडक्शन भी अब शुरू हो गया है। तीसरी प्लान हम लोगों का है बटन मशरूम का। हमारे पास खाली बहुत सी बैरकें हैं और बंदी हमारा काम करने में सक्षम है, काम करना भी चाहता है। इसी के दृष्टिगत हम लोग बटन मशरूम का भी उत्पादन लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। हम लोगों ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के कैदियों के लिए ये प्रशिक्षण का प्लान किया है। मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए मशरूम के लिए। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के टीकाकरण के पहले चरण की तैयारी हुई पूरी। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्करों और फ्रंटलाइन वर्करों समेत 4,85,00,000 लोगों को लगाया जाएगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में ले जाने के लिए स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर सेना के जवानों को सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हर शंका का किया जाएगा समाधान। किसानों का हित सरकार के लिए है सर्वोपरि। विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। और गोरखपुर में रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्रशिक्षुओं का 49वां दीक्षांत परेड समारोह हुआ संपन्न। 350 महिला प्रशिक्षुओं ने पद और गोपनीयता की ली शपथ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।